हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370 के डिसोल्यूशन के बारे में और जम्मू कश्मीर के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के बारे में। और ये जो पूरा मैटर अब कोर्ट के पास चला गया रेफरेंस के तौर पे। और ये जो केस है इसका नाम है डॉक्टर शाह फैसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अभी कोर्ट ने जो पूरा डिसीजन है वो अभी दिया नहीं, एक इंटरिम ऑर्डर दिया जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इस केस को एक 5 डेज की बेंच सुन रही है, जिसके मेंबर्स हैं जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस आर सुब्बा रेड्डी, जस्टिस रामकृष्ण गवई और जस्टिस सूर्यकांत। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया था जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने के लिए, क्या वो वैलिड था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। और साथ ही साथ वो ये भी देखेगी कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, जिसने कि बाइफरकेट किया जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या फिर नहीं। अब चलिए इस केस के बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू जो अदर स्टेट्स होते हैं। यहाँ पर जो पार्लियामेंट की पावर होती है स्टेट के अंदर मैटर्स को लेजिस्लेट करने की, वो काफ़ी कम होती है। मतलब पार्लियामेंट जो है ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकती है जम्मू कश्मीर के मैटर्स में। जो आर्टिकल 370 बनाया गया था वो बनाया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनसेंशन, जिसको कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने साइन किया था 1947 में। इसके पीछे जो इंटेंट था वो ये था कि एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह इसको रखा जाए ताकि जो जम्मू कश्मीर है वो ट्रांजिशन कर सके एज अ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट टू अ डेमोक्रेटिक स्टेट, जो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। क्योंकि उस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर जो पूरा वॉर का स्टेटस था कि पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में, वो सब चीज़ों की वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ को लाया गया था। अब यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का उसको हटा दिया। इसको करने के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 जारी करा, जिसने कि यूनियन को ये पावर दी कि वो आर्टिकल 370 को बिना जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के अमेंड कर सके। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो CO 272 था उसने आर्टिकल 367 के इंटरप्रिटेशन प्रोविजन को अमेंड करा। आर्टिकल 367 के इंटरप्रिटेशन प्रोविजन को ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेफरेंस जाना चाहिए किसी भी मैटर में, उस चीज को चेंज कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू कश्मीर की वो तो अब डिसॉल्व हो चुकी है। तो उस चीज को चेंज करते हुए यहाँ बना दिया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अब रेफरेंस जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3, जब भी आपको कोई मैटर पे वो चाहिए, कोई भी आपको वो चाहिए। इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर था, तो जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी पावर वेस्ट करती थी यूनियन पार्लियामेंट के पास, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की खुद की स्टेट असेंबली है वो इस वक्त डिसॉल्व चल रही थी। उसके बाद कुछ घंटों के बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 272, राज्यसभा जो थी उसने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का रिकमेंडेशन दे डाला, क्योंकि वो यूनियन पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा, तो उसने उठा के एब्रोगेशन का जो पूरा रिकमेंडेशन था वो दे दिया विया आर्टिकल 370 क्लॉज 3, ये क्योंकि उसके पास पावर है। उसके बाद 6 अगस्त को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जो कि था ऑर्डर 273, जिसने कि राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन थी उसको इफेक्ट में डाला। और ये सब चीज़ों की वजह से आर्टिकल 370 जो था वो ऑपरेट नहीं करता है, सीज टू ऑपरेट हो गया एक्सेप्ट क्लॉज 1, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि ये जो अमेंड हुआ है इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई करेगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर, ठीक। इसके बाद फाइनली 9 अगस्त को यूनियन पार्लियामेंट जो थी उसने इस चीज़ को पास करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई। और इस जो एक्ट था इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और जहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसने अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रिटेन करा। यहाँ पर एक जो बेंच बनी थी जस्टिस रंजन गोगोई की, जस्टिस बोबडे की और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की, उन्होंने उस मैटर को सबसे पहले सुना जब उसको रेफरेंस के लिए भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात को। और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा दी गई, जस्टिस समन्ना के एज अ हेड बैठा दी गई और उस मैटर पे सुनना शुरू किया गया।
वहाँ पे ऑन द सेम डे जो जिस दिन उसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 273 पास हुआ था, एडवोकेट ML शर्मा ने एक पिटीशन फाइल करके आर्टिकल 32 के अंदर इस जो डाइल्यूशन हुआ था आर्टिकल 370 का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उन्होंने उसी वक्त चैलेंज कर दी थी। और सब्सिक्वेंटली 9 अगस्त और 10 अगस्त को आर्टिकल 32 के अंदर एडवोकेट शकीर शबीर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स मोहम्मद अकबर लोन और हसैन मसूदी ने भी उठा के पिटीशन फाइल करी कि जो बाइफर्केशन हुआ दोनों स्टेट्स का वो गलत है। अब इसके बाद जो पिटीशन है उसके अंदर ये सीख किया गया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 और 273 है, जो कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है और इनऑपरेटिव है। और 16 अगस्त को 4 और पिटीशंस जो है इस पूरी चीज़ में मर्ज कर दी गई। जो पिटीशंस हैं वो ब्रॉडली 2 चैलेंजेस को रेज करते हैं। जो पहला ये है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया वो चीज़ सही नहीं है, और जो दूसरा है वो ये है कि जो स्टेट है जम्मू कश्मीर का, उसको 2 उसमें बांटना भी जो है बाइफर्केशन भी ठीक नहीं है। जो सबसे पहला लीगल इशू था उसके रिगार्डिंग पिटिशनर्स ने ब्रॉडली यही कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्ले में है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये प्रोहिबिट करती है किसी भी ऐसे लेजिस्लेशन को जो कि डायरेक्टली तो पास नहीं हो सकता, पर अगर आप उसको इनडायरेक्टली पास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्रिन उसको प्रोहिबिट करती है। जो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 है वो प्रोहिबिट करता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 370 को अमेंड करने से विदाउट आस्किंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 1957 में ही डिसॉल्व हो गई थी। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 और 273 था उसने एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करा कि आर्टिकल 370 भी अमेंड हो गया, और जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की, उससे उनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ये पहले देखते हैं कि प्रोसेस पूरा काम इन्होंने सरकार ने ऐसा किया कहता। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 के थ्रू आर्टिकल 370 क्लॉज 1D के यूज करते हुए एक पूरा नया आर्टिकल का क्लॉज ऐड करा गया, आर्टिकल 367 क्लॉज 4। अभी जो आर्टिकल 367 क्लॉज 4 था वो ये स्टेट करता है कि आर्टिकल 370 क्लॉज 3 जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास वही प्रेसिडेंट को स्टॉप किया गया है, उसके अंदर जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये जो असेंबली है ये डिसॉल्व हो गई है, तो इस चीज़ को बाद में चेंज नहीं किया गया था ड्यू टू सम रीजन, और उसके बाद इसको लेजिस्लेटिव असेंबली अब कर दिया गया। अब यहाँ पे जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था उस टाइम पे, तो फिर जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की वो कहना कि सस्पेंडेड है, तो वहाँ पर जो असेंबली होगी वो है अब इस सेंट्रल की असेंबली, मतलब कि राज्यसभा। तो जब आर्टिकल 370 अमेंडेड हो गया तो राज्यसभा ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करा कि आर्टिकल 370 क्लॉज 3 का यूज करते हुए आर्टिकल 370 क्लॉज 1 को वो किया जाए और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल बना दिया जाए, अमेंडमेंट करते हुए आर्टिकल 370 का। यहाँ पे राज्यसभा इसीलिए ये काम कर पाया क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली थी वो जो कि प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर थी, इसलिए ये सब काम हो पाया। और उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 273 था उसने फिर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंडर जो प्रेसिडेंट की पावर होती है, जो राज्यसभा ने उनको रेकमेंड किया था, उस चीज़ को उन्होंने प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट करा, और यहाँ पे आर्टिकल 370 क्लॉज 1 केवल रह गया, बाकी जितने क्लॉजेस थे उनको हटा दिया गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से सरकार ने पूरा अमेंडमेंट वो लाई। फिर जो सेकंड इशू था वो ये था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किया गया था, जो कि आर्टिकल 3 के वायलेटिव है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर किसी भी फेडरल डेमोक्रेटिक जो स्टेट होता है उसको एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन देता है जो कि यूनियन टेरिटरी से भी नीचे दर्जे की है, निचले दर्जे की है, कि यूनियन टेरिटरी के पास भी थोड़ी पावर होती है लेकिन आप उससे नीचे भी उसको कर दें, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 3 के वायलेटिव है। पिटिशनर्स ने यहाँ पे फर्दर ये बोला कि जो फेडरल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्टेटस के रिगार्डिंग में स्पेसिफिकली ये जो चीज़ होती है वो एक फंडामेंटल राइट होता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसको आप टेक अवे नहीं कर सकते हैं जब तक आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जो प्रोसीजर स्टैब्लिश उसके थ्रू आपने काम नहीं किया। तो यहाँ पे जो मेन 3 इश्यूज हैं वो दोस्तों ये हैं कि सबसे पहला कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 3 और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जो दूसरा इशू है वो ये है कि क्या जो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 273 आया, क्या वो फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट करता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के, जो कि आर्टिकल 14 और 21 के अंदर गारंटीड है बाय एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 बिना जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट ली अंडर प्रेसिडेंशियल रूल कि आपने उसको एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ कलेबिलिटी के पैरामीटर्स के अंदर उसको करा।
और जो तीसरा इशू वो ये है कि क्या आर्टिकल 370 क्लॉज 1D को आपने वैलिडली, जो उसमें आपने इंटरप्रिटेशन करके आर्टिकल 370 के अंदर ऑल्टरेशन करा 272 के अंदर, क्या वो सही से किया गया था या फिर नहीं किया गया। अब इसके अंदर जो कोर्ट है उसने एक एंट्रीम जजमेंट दिया 2 मार्च 2020 को, जहाँ पे एक 5 जजेस बेंच थी जिसने कि पहले तो इस मैटर के ऊपर अपना जजमेंट दिया कि क्या जो पिटीशन फाइल की गई है इन लोगों के द्वारा, क्या उसको एक लार्जर 7 जजेस बेंच के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट्स दिनेश द्विवेदी और संजय पारेख, उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि 2 केसेस थे, एक था संपत प्रकाश का और एक था प्रेमनाथ कौल का, दो की बहुत ही सिग्निफिकेंट केसेस आर्टिकल 370 के अंदर। इन दोनों केसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक वो है, मतभेद है कि एक केस ने दूसरे उसको नहीं माना, और इसीलिए यहाँ पे जो रेफरेंस है उसको एक लार्जर बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जजमेंट एक 5 जजेस बेंच के हैं और सेम स्ट्रेंथ के जो बेंचेस होती हैं वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकती है। यहाँ पे जो बेंच थी उसने एक 41 ऑर्डर का अपना एक जजमेंट दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ओवरसाइट या कन्फ्लिक्ट नहीं है राम प्रकाश या संपत उसमें, और उन्होंने कहा कि जो सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं उसके अंडर ये दोनों केसेस अलग अलग तरीके से डिसाइड हुए, इनके जो पूरे मैटर्स थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे, और यहाँ पे कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, जो कि इस बेंच को स्पेसिफिकली देखने की ज़रूरत है। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात नोट करी कि एक प्रिलिमिनरी इशू को ऑफ रेफरेंस टू डिसाइड यहाँ पे केवल किया जा रहा है, और जो पूरे के पूरे सब्सटैंटिव आर्गुमेंट्स हैं वो बाद में कहीं ना कहीं उस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया जा रहा, उसको बाद में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। कोर्ट ने ये कहा। यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेमनाथ वैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ क्या था। तो यहाँ पे एक पिटीशन फाइल करी गई थी अगेंस्ट दी लैंडेड स्टेट्स एवोल्यूशन एक्ट 1950, जो कि पिटिशनर ने क्लेम की थी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि महाराजा हरि सिंह के बेटे युवराज करण सिंह ने वहाँ पे डाला था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये हेल्ड करा था कि जो महाराजा हरि सिंह है उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और वो जो है आर्टिकल 370 के थ्रू कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। उसके बाद जो संपत प्रकाश का केस था उसके अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था, जो कि पास की गई थी आर्टिकल 370 क्लॉज 1 के अंडर, जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 370 जो है कभी सीज हुआ ही नहीं था ऑपरेट करने से, और कोई भी ऐसा चैलेंज अगर किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द वैलिडिटी तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है वो कहीं ना कहीं सही है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी आर्गूमेंट था मिस्टर द्विवेदी का और मिस्टर पारेख का, उन्होंने ये कहा कि जो संपत प्रकाश है उसने एक एसेंशियल ऑब्जर्वेशन को नहीं कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट लिया प्रेमनाथ कौल के। एज पर प्रेमनाथ कौल यहाँ पे एक बात तो क्लियर ये किया गया था कि जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल पावर्स होती है आर्टिकल 370 के अंदर, वो सब्जेक्ट होती है जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपने पूछ नहीं लिया तब तक आप वहाँ पे वो चीज़ें पास नहीं कर सकते। लेकिन जब वो असेंबली एक बार डिसॉल्व हो गई तो ये जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेबल नहीं है। तो इसके डिस्पाइट जो संपत पारेख था उसके अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को आर्टिकल 370 के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद अडॉप्ट कर लिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है इन दोनों डिसीजंस के बीच में, उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की पावर एक 5 जजेस बेंच के पास नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होता। उन्होंने ये कहा कि जो प्रेमनाथ कौल है उसको आपको एक पर्टिकुलर लाइट में रीड करने की ज़रूरत है, और इन दोनों को ये दोनों ही सेपरेट मैटर्स, इनको फालतू में कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सपैंड करते हुए ये बोला कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद जब बन गया ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तब हुआ, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का उसके पहले था। मतलब 1957 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये उसके बीच का मामला था प्रेमनाथ कौल के अंदर। और कोर्ट ने ये कहा कि जो डिसीजंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा सामने रखे गए और उनको वहाँ पे अप्रूव कर दिया गया। दस जब कोर्ट ने वहाँ पे प्रेमनाथ कौल में इस चीज़ को करा, एक्सेप्ट करा कि ये जो पूरी चीज़ है ये वैलिड है, वहाँ पर असेंबली जो है कन्वीन नहीं हुई थी इस चीज़ को डिसीजन लेने के। प्रायर टू द कन्वीनिंग ऑफ द असेंबली ये डिसीजन उन्होंने ले दिया था कि जब असेंबली बाद में आती तो वो असेंबली के ऊपर था कि वो प्रेमनाथ कौल में जो डिसीजंस लिए गए थे वहाँ पे युवराज करण सिंह के द्वारा कि उनको एक्सेप्ट करती रिजेक्ट करती, तो वहाँ पे कन्वीन होने के पहले ही कोर्ट ने ले लिया। और मोर इम्पॉर्टेंटली उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेमनाथ कौल में ये चीज़ कंसिडर ही नहीं करी गई कि जब आर्टिकल 370 पावर्स में जब देगी, जब असेंबली डिसॉल्व होती है आर्टिकल 370 तब उस टाइम पे क्या होगा उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। संपत प्रकाश के अंदर ये इशू था ही नहीं।
फिर कोर्ट ने इसमें बेसिकली यही कहा कि जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है सर्कमस्टेंसेस और इशूज में दोनों केसेस के, तो यहाँ पे संपत प्रकाश के अंदर एक डिफरेंट इशू था, प्रियनाथ कौल में डिफरेंट इशू था, और ये जो पूरा चीज़ होगा ये पर इंक्यूरियम नहीं होगा कि कोर्ट अपने ही प्रेसिडेंट को नहीं लेके चल रही है। और उन्होंने फिर ये चीज़ रिटरेट करी कि जो कॉन्ट्रेरी ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं प्रियनाथ कौल के जजमेंट के अंदर वो कहना कि वैलिड नहीं है, इसीलिए ये जो पूरी रेफरेंस वाली बात है इसको कहना कि डिनाई किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोस देख सकें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।